चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी एक और कहानी, अग्नि परीक्षा। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, अग्नि परीक्षा। केरल के विशाल समुद्र तट कोवलम के सामने बैठी मैं दूर दूर तक फैले हरे नारियल के पेड़ों के झुंड और समुद्र में उठते गिरते लहरों को देखने में पूरी तरह मशगूल थी। तभी मेरी नज़र वहाँ से थोड़ी दूर पर बैठी एक महिला पर पड़ी, जिससे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। उम्र ने चाहे कितनी ही सिलवटें डाली हों, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान समय के साथ जरा भी नहीं बदलती। वो सुनंदा भाभी ही थी। मैं हजारों में पहचान सकती थी। उन्हें आवाज़ देकर चौंकाने के लिए उठी ही थी कि दूसरा करारा झटका लगा। एक करीब 17-18 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और उनसे झुककर कुछ बातें की और वापस मेरे बगल से दौड़ता हुआ चला गया। मैं अवाक उसे देख रही थी। वो हूबहू आलोक भैया का प्रतिरूप था। वही नैन नक्श, वही कदकाठी, वही चाल, जैसे किसी ने समय की गति को पीछे मोड़ दिया हो। ऐसा लगा जैसे विधाता ने सुनंदा भाभी की सच्चाई का प्रमाण खुद प्रस्तुत कर दिया हो। अब मेरे लिए अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया था। अचानक मैं सुनंदा भाभी के सामने जा खड़ी हुई। मुझे देखकर वह भी कम अचंभित नहीं हुई। नैना, तुम यहाँ कैसे? भावावेश में भाभी ने मेरा हाथ कसकर थाम मुझे अपने पास बिठा लिया। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा स्पर्श की भाषा मुखर हो उठती है। स्पर्श के सहारे ही भाभी का अकथनीय दर्द मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा था। थोड़ी देर में हम यूं ही बैठे एक दूसरे का हाथ थामे रहे। फिर मैंने ही पहल किया। भाभी, कभी किसी ने सोचा था आप यूं अकेली अनजान शहर में मिलेंगी? ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया था आपको, पर आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। जिंदगी ने एक करवट क्या ली, पल भर में आपका हंसता खेलता जीवन बिखर गया। बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? वह बात बदलते हुए बोली। मेरे पति विष्णु त्रिवेंद्रम के स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है, इसलिए करीब 3 वर्षों से मैं त्रिवेंद्रम में ही रह रही हूँ। आज यहाँ आई तो आपसे मुलाकात हो गई। आगे की बात मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता पाई। कैसे बताती कि आज सुबह सुबह ही भैया का फ़ोन आया था कि वह कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एक्सकर्शन टूर पर आए हैं। कोवलम बीच पर ही होटल में रुके हुए हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं ही उनसे मिलने चली आई थी। होटल में गई तो पूरी टीम कहीं बाहर निकला हुआ था। उनके लिए एक संदेश होटल को में देकर मैं यहाँ आ बैठी थी। आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? मैं भी यहीं त्रिवेंद्रम में ही रहती हूँ और यहीं के स्कूल में पढ़ाती हूँ, भाभी ने कहा। फिर उठते हुए बोली, नैना तुम कहीं जाना मत, मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। मैं 15-20 मिनट में लौट कर आती हूँ। इतना बोल वह अपने जीवन में एक बार फिर आने वाले झंझटों से बेखबर एक तरफ तेजी से बढ़ गई थी और वहीं बैठी मैं नियति के खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। जिस पीड़ा को समय ने भुला दिया था आज फिर से दंश दे रहा था। अरसे बाद मेरा चंचल मन एक बार फिर पटना के उस हवेली मकान में जा पहुंचा था जहां कभी हमारा संयुक्त परिवार रहता था और उस संयुक्त परिवार में भाभी बहू बनकर आई थी। उस संयुक्त परिवार में रहने वाले हर सदस्य की उनसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं थी, खास तौर पर उनके देवरों और ननदों की, जिन्हें जानने समझने में भाभी को ज़्यादा देर नहीं लगी थी और देखते देखते ही अपने पारदर्शी, निर्मल और हंसमुख स्वभाव के कारण भाभी सभी की प्रिय बन गई थी। वह अक्सर ही गंभीर बातों को भी हंसी में उड़ा कितने ही संभावित कलेश को टाल देती थी। शादी ब्याह जैसे अवसरों पर तो उनके पहुंचते ही रौनक छा जाती थी। हा हा हू के दौर शुरू हो जाते। बस एक माँ ही उनसे उखरी उखरी रहती थी। आलोक भैया तो उन पर जान छिड़कते थे। घर में जब तक
रहते उनके आसपास ही मंडराते रहते, उनसे बातें करने का अवसर तलाशते रहते। भैया भाभी का यही प्यार माँ को रास नहीं आता। जिस पुत्र पर उनका एक छत्र अधिकार था, उसका बंटवारा उन्हें व्यथित करता। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण छोटी छोटी बातों पर भी भाभी को अपने व्यंग्यवाण से घायल करते रहती। भाभी एक सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी। उनकी यही आर्थिक स्वतंत्रता माँ को फूटी आँख नहीं सुहाती थी। भाभी ढेर सारे काम निपटाकर स्कूल जाती, फिर भी माँ काम को लेकर किचकिच करते रहती। उनका पहनना ओढ़ना, भैया के साथ घूमना फिरना कुछ भी उन्हें नहीं भाता। माँ के साथ उनके चाहे जैसे संबंध रहे हो, पर मुझसे उनका संबंध अंतरंग सहेलियों सा था। भाभी माँ का काफ़ी सम्मान करती थी, इसलिए कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, पर दूसरे के साथ हो रहे अन्याय को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इन सब बातों के बावजूद हमारे भिन्न भिन्न मति गति वाले उस बड़े से परिवार को उन्होंने पूरी तरह बांध रखा था। पर एक दिन उनके सुखी घरौंदों को भी किसी की काली नज़र लग गई। दुर्भाग्य के एक भूकंपी झटके ने उनके घरौंदों को ऐसा धराशायी किया कि उनका तिनका तिनका बिखर गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने वाली भाभी भी यहाँ चुक गई। उस दिन चिल्ड्रंस डे था। भाभी के स्कूल में बच्चों को साथ लेकर शिक्षक और शिक्षिकाएं पिकनिक के लिए बोध गया पहुंचे थे। लौटते समय अंधेरा हो गया। अचानक रास्ते में 5 बसों में से एक बस को उग्रवादियों ने अपने कब्जे में कर लिया और उसे लेकर जंगल में चले गए। बदकिस्मती से उसमें सुनंदा भाभी भी थी। 2 दिनों तक सरकार से उन उग्रवादियों की बातें होती रही। वे बंधकों को छोड़ने के बदले अपने कुछ साथियों को छुड़वाना चाहते थे। अपनी मांगें नहीं पूरी होने पर बच्चों और शिक्षिकाओं को लेकर तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। भूखे प्यासे बच्चे बेहद घबराए हुए थे। उन भूखे प्यासे बच्चों के साथ उग्रवादियों का अमानवीय व्यवहार सुनंदा भाभी को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, जिससे क्रोधित उग्रवादियों ने उन्हें मारा पीटा भी और अलग एक झोपड़े में कैद कर दिया, क्योंकि वह बार बार बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिनों के अथक परिश्रम के बाद जब पुलिस ने सभी बंधकों को छुड़ा लिया, भाभी को अलग कैद करने की बात को मीडिया वालों ने चटकारे ले लेकर इतना ज़्यादा उछाला कि उनका साहस उनका कलंक बन गया। 2 दिनों के मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल कर जब वह घर लौटी तो उन्हें अपेक्षा थी कि घर के लोग उनका शानदार स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो घर के अपने ही लोग उन्हें सर से पैर तक ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजनबी आ गया हो। नहा धोकर फ्रेश हुई तो घर में काम करने वाली कमलाबाई उनका खाना कमरे में ही ले आई। वह आलोक भैया की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी जान बच गई थी, इस खुशी वह आलोक भैया के चेहरे पर देखना चाहती थी। आलोक भैया आए भी तो एक मायूस सा मुस्कान चिपकाया। उनके चेहरे पर टिकी 2 आंखों में पल रहा संदेश अविश्वास स्पष्ट दिख रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, तुमको 2 दिनों तक वे लोग सबसे अलग एक झोपड़े में बंदी बनाकर रख रहे थे। क्या तुम मेरे सर की कसम खाकर कह सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें छुआ भी नहीं? सुनंदा भाभी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल को निकाल कर झरबेरी के कांटे पर फेंक दिया हो। पीड़ा के गहरे एहसास से उनका सर्वांग थरथरा उठा। पति के एक प्रश्न ने जैसे उन्हें चोटी से गिरा दिया। वह निर्वाक खड़ी पति को निहारते रह गई। किसी तरह अपने को संभालते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? भले ही मुझे उन्होंने मारा पीटा क्योंकि मैं बच्चों को बचा रही थी, मुझे भूखा भी रखा, पर वैसी कोई बात नहीं हुई जैसी निष्ठापूर्ण ख्याल आपके मन में है। इतना कुछ कहने पर भी पति की आंखों में शक कम नहीं हो रहा था। मन गढ़ंत किस्सों के से माहौल गर्म था। पत्नी मौत के मुंह से निकल कर आई थी। उसकी मानसिक स्थिति का ख्याल किए बिना पति उनकी अग्नि परीक्षा में जुटा था। तत्काल दोनों अपने अपने खोल में सिमट गए थे। 1 महीना गुजरते गुजरते जब भाभी को पता चला कि वह माँ बनने वाली हैं, तो आलोक भैया के साथ साथ घर के लोगों के व्यंग्यवाण उनके मन में नस्तर चुभ होने लगे।
ऐसी बातें तो हवा के संग रुई के फाहों से उड़ती पल भर में फैल जाती है। इन बातों को नमक मिर्च लगाकर लोगों ने इतना दुष्प्रचार किया कि भाभी का सांस लेना दुर्भर हो गया। अक्सर भाभी मेरे गले से लग फूट फूट कर रो पड़ती थी। भैया के निरर्थक संदेह ने उन्हें निर्दोष दामन पर भी दाग लगा दिया था, अजन्मे शिशु को भी कलंकित किया था। पति ने उनके स्वाभिमान को नहीं, मान को भी ठेस पहुंचाया था। जिस पति पर उन्हें गर्व था, जिससे उन्हें प्यार और संरक्षण की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसी पति ने उनके वजूद की ही धज्जियां उड़ा दी थी। मैं भी यह सोचकर हैरान थी कि ऐसा वैसा कुछ हो ही गया होता तो इसमें भाभी का क्या दोष था। रिश्ते तो मन से जुड़ते हैं और विश्वास पर टिके होते हैं। जब उसी विश्वास में दरार पड़ जाए तो उसे पहले की तरह जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। पति की अवहेलना देख उनका आहत नारित्व तड़प उठा था, पर उन्होंने तलाक का निर्णय तब तक नहीं लिया था जब तक भैया ने तलाक का निर्णय नहीं लिया। जब भैया ने तलाक का निर्णय ले लिया तो आपसी समझौते से जल्द ही दोनों के बीच तलाक हो गया। मातृप्रीत विहीना सुनंदा भाभी का एकमात्र भाई भी दूर केरल में रहता था, जिसे अभी तक भाभी ने कुछ भी नहीं बताया था। तलाक के बाद नए आश्रय की तलाश में उन्होंने एक बार फिर मायके का रुख कर लिया था। घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं हुई थी कि वह कहाँ जाएंगी। जब घर से निकली तो उनके हाथ में एक सूटकेस में कुछ जोड़ियां कपड़े और दूसरे ज़रूरी सामान थे। गहने और ढेरों कीमती सामान जो उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन गया था, वहीं छोड़ गई थी। जाते समय उन्होंने एक अलविदाई नज़र चारों तरफ उन वस्तुओं पर दौड़ाई जो उन्हें बहुत पसंद थी। फिर झटके से घर से निकलकर रोड पर जा रहे रिक्शे पर बैठ गई। फिर कभी किसी ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, न ही वहीं लौट कर आई। आलोक भैया भी उनके जाने के बाद सुखी नहीं रह पाए। भले ही पहले की तरह यूनिवर्सिटी जाने लगे थे, फिर भी पहले की तरह सामान्य नहीं रह पाते थे। यहाँ वहाँ मनिहारा सर्प की तरह व्याकुल भटकते रहते। एक निरर्थक शक ने 3 जिंदगियां तबाह कर दी थी, जिसे वह समझकर भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी भाभी लौट आई और साथ में खाने पीने का कुछ सामान भी ले आई थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैं अपने को रोक नहीं सकी थी। एक बात पूछूं भाभी, आप सब कुछ छोड़ यूँ आसानी से हथियार डाल वहाँ से वापस आ गई। आपको नहीं लगता आपने अपने साथ हुए अन्याय का कसकर विरोध नहीं किया? शायद आपका घर टूटने से बच जाता अगर वह जमकर विरोध करती। अपने लिए न सही, अपने होने वाले संतान के अधिकारों के लिए लड़ती। यह तो नैना अपने को छलने जैसी बात हुई। तुम ही बताओ, क्या आलोक जी मेरी अग्नि परीक्षा लेकर भी मेरे बेटे नील को दिल से अपनाते? शायद कभी नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का ढाल नहीं बन सका, वह अपनी उस संतान की ढाल क्या बनता जिसे वह सारे फसाद का ही जड़ समझ रहा था। ऐसे कमज़ोर पिता की संतान को बाहर के लोगों से पहले घर के लोगों के ताने उलाहने ही कुंठित कर देते हैं। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती? औरत चाहे कितनी भी पाषाणी क्यों न हो, अपने संतान के भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी बात, कभी आलोक जी मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन ज़िंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर मुझे अकेला कर दिया। जिस समय मुझ पर दोषारोपण हो रहे थे, व्यंग्यवाद चलाया जा रहा था, उस समय मेरी ढाल बनने के बदले कायरों की तरह उन लोगों के खेमे में जा खड़े हुए जहाँ लोग उनकी पत्नी की तमाशा बनाए हुए थे। उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि उनकी पत्नी भी एक इंसान है, उसकी भी कोई इज्जत है, मान मर्यादा है। माना जीवन सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार और समाज उससे जुड़ा होता है। और समाज के वचन हमेशा निर्मम और कठोर ही होते हैं, इसे झेलना आसान नहीं होता। फिर भी दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पति पत्नी को तोड़ दे और दोनों के बीच सच्चा प्यार और विश्वास हो। निर्दोष होते हुए भी मुझ पर झूठे लांछन लगाए जा रहे थे। मैं सब सुन रही थी, सह रही थी, भीषण अग्नि में झुलस रही थी, जिसका जरा सा भी एहसास तुम्हारे भैया को नहीं था। वह तलाक लेने की प्रक्रिया पूरी कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा रहे थे। सच पूछो
तो यह और कुछ नहीं, सदियों से चला आ रहा यह पुरुषों का दंभ मात्र था। पत्नी चाहे कितने संताप से गुजर रही हो, उसका सहारा बनने के बदले उसे अपने ही घर में निर्वासित कर खुद मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाने का यह पुरुषों का वर्षों का सदियों से चला आया नाटक है। सदियों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने ही घर से सीता को निर्वासित कर कौन सा मर्यादा निभाया था? दोष क्या था सीता का, तुम ही बताओ। काश भैया एक बार अपने बेटे को देख लेते, अन्यास ही मेरे मुंह से निकल गया। उस गंभीर माहौल में भी भाभी हंस पड़ी। तुम क्या चाहती हो नैना? मैं निर्दोषिता का प्रमाण पत्र के रूप में अपने बेटे नील को लेकर आलोक जी के पास जाऊं और अपने अभिशप्त अतीत को पुनर्जीवित कर नील को भी उसी दर्द से गुजारूं जिसे कभी मैं गुजरी थी? तब मैं क्या खुद अपनी नज़रों में नहीं गिर जाऊंगी? तभी भैया की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया, जो शायद मेरा संदेश पा मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे और पास ही खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। तुम्हें अब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सच कहूँ सुनंदा, अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफ़ी के लिए हमेशा मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही। आज बरसों बाद तुम मुझे मिल गई, यह संजोग नहीं हो सकता। अवश्य ईश्वर हम दोनों को मिलवाना चाहते हैं। पास बैठते हुए भैया ने बड़ी आत्मीयता से भाभी का हाथ थाम लिया था, पर भाभी ने ऐसे चौंक कर अपना हाथ झटके से खींच लिया था माने उनके हाथ ने अंगारे को छू लिया हो। हमेशा से मृदु भाषी रही भाभी बड़े ही सख्त लफ्जों में बोली, नहीं मिस्टर आलोक जी, अब यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस तरह आपने मुझे जलील कर निकाला था और मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया था, उस अपमान के कारण मैं बरसों से अंगार पर लौट रही थी, पर आपने मेरी कोई खबर नहीं ली। फिर भी कितने दिनों तक मैं यही सोचती रही कि जब आपको अपनी भूल का एहसास होगा आप जरूर आएंगे, मेरी खोज खबर लेंगे, पर अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे आप कभी पलटकर भी मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। शक के बिना पर आपने इतना कुछ कर दिया। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो ही जाती तब तो आप मेरे लिए सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ते, वह था आत्महत्या का, क्योंकि आप जैसे पुरुषों के लिए औरत हमेशा पराया घटक होती है। पूरी तरह टूटी हारी दुर्भाग्य के ऐसे कठिन समय में जब मैं मायके पहुंची, मेरे भैया और भाभी ने खुले दिल से मुझे अपनाया ही नहीं, जीने का हौसला भी दिया और मैंने भी धीरे धीरे जीना सीख लिया। आपका मोह त्याग जीवन में आगे बढ़ गई, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी यूं ही तन्हाई में नहीं गुजार सकती थी, वह भी उस आदमी के लिए जिसने सिर्फ शक के बिना पर मेरा परित्याग कर दिया था। आज 18 साल गुजर जाने के बाद मेरे जीवन में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। नील जब 5 वर्ष का था, मैंने भैया के एक मलयाली दोस्त कृष्णमूर्ति से शादी कर ली थी। वह एक सरल सुलझा हुआ इंसान है, मेरे अतीत से पूरी तरह वाकिफ होते हुए भी मुझे और नील दोनों को बेहद प्यार करता है। वहाँ बालू पर बैठे मेरे पति और दोनों बच्चे नील और सौम्या मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वही मेरी दुनिया है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। वह तेजी से उठकर अपने परिवार की तरफ बढ़ गई। उनके कदम में पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। दुख, तिरस्कार और उपेक्षा से भैया का चेहरा काला पड़ गया था। वह जरवत बैठे नील को निहार रहे थे। इतने करारे झटकों के बाद मैं भैया को कैसे अकेला छोड़ देती। वहीं बैठी भैया की बाहें थामे मैं उनका दुख कम करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे भाभी दूर जा रही थी वैसे वैसे भैया टूट रहे थे। मैं तब भी तो कुछ नहीं कर पाई थी जब भाभी ने घर छोड़ा था। आज भी निरुपाय बैठी सब देख रही थी। अक्सर जिंदगी को हम नहीं, जिंदगी ही अपने अनुसार से हमें चलाती है, यह सत्य आज हमारे सामने था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी अग्नि परीक्षा।